पहले उस संधि को समझना जरूरी है जिसकी नींव अब हिल चुकी है। सिंधु जल संधि 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के सैन्य शासक अयूब खान के बीच हस्ताक्षरित हुई। इसमें सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों को बांटा गया। 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलज भारत को दी गईं। 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को। मात्रा के हिसाब से भारत को प्रतिवर्ष करीब 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी मिला, जो कुल प्रवाह का लगभग 20% है, जबकि पाकिस्तान को करीब 13.5 करोड़ एकड़ फीट मिला, यानी 80%। ये समझौता भारत के लिए हमेशा से बेहद असमान था। भारत ऊपरी तटीय देश होने के बावजूद सिर्फ 20% पानी पर अपना अधिकार रख सका। इस संधि के अनुसार पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान की 18 लाख हेक्टेयर खेती को सींचती हैं। ये पाकिस्तान की 80% कृषि योग्य भूमि है और ये पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 है। यानी पाकिस्तान की रोटी, उसकी अर्थव्यवस्था, उसका अस्तित्व सब इन नदियों पर टिका है। और ये संधि 65 साल तक 3 युद्धों, परमाणु परीक्षणों और हजारों आतंकी हमलों के बावजूद बची रही। दोस्तों, एक ऐसी हथियार की कल्पना कीजिए जो ना बंदूक है ना मिसाइल, जिसका कोई धमाका नहीं सुनाई देता, लेकिन जो किसी भी परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक है। वो हथियार है पानी। और भारत ने वो हथियार उठा लिया है। जब पूरी दुनिया मध्य पूर्व की जंग में उलझी हुई है, हॉर्मुज की जल संधि बंद है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, उसी वक्त भारत ने पाकिस्तान के सामने एक ऐसा पत्ता खेला है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। झेलम नदी पर 124 साल पुरानी मोहड़ा जल विद्युत परियोजना, जो 34 साल से बंद पड़ी थी, उसे जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ये सब हो रहा है उस सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद, जो 65 साल तक पाकिस्तान की कृषि का आधार थी। आज हम समझेंगे पानी कैसे बन गया एक कूटनीतिक हथियार। लेकिन एक हमले ने वो किया जो 3 युद्ध नहीं कर सके। पहलगाम हमला, जो सब कुछ बदल गया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक खूबसूरत घाटी में बंदूकधारियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। 26 लोग मारे गए, लगभग सभी पर्यटक थे। भारत ने पाकिस्तान को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया और अगले ही दिन एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा नहीं था। भारत की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। भारत के जल मंत्री ने घोषणा की, सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने इसे युद्ध की कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा, अगर पानी साझा नहीं किया गया तो पाकिस्तान 6 नदियां सुरक्षित करेगा। इसके कुछ ही दिनों में चिनाब नदी का प्रवाह पाकिस्तान में 90% तक गिर गया। ये इतिहास में पहली बार था जब भारत ने पानी को इस तरह कूटनीतिक हथियार बनाया। दोस्तों, संधि निलंबित होने के बाद भारत ने एक के बाद एक बड़े कदम उठाए। जून 2025 में भारत ने एक अंतर बेसिन जल हस्तांतरण योजना तैयार की। 113 किलोमीटर लंबी नहर के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया गया, जो जम्मू कश्मीर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी देगी। ये नहर चिनाब नदी को रावी, व्यास और सतलज प्रणाली से जोड़ेगी। जनवरी 2026 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चिनाब घाटी के 3 बड़े बांधों का निरीक्षण किया। पकलदुल 1000 मेगावाट, किरू 624 मेगावाट और क्वार 540 मेगावाट। उन्होंने पकलदुल को दिसंबर 2026 तक और किरू को मार्च 2028 तक चालू करने का निर्देश दिया। दिसंबर 2025 में दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिली। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक के मिनट्स में खुद स्वीकार किया गया कि संधि अब 23 अप्रैल 2025 से निलंबित है। फरवरी 2026 में एनएचपीसी ने चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट के सावलकोट जल विद्युत परियोजना के लिए 5129 करोड़ रुपए की निविदा जारी की। तो कुल मिलाकर भारत ने 7 गीगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 7 परियोजनाओं पर काम तेज किया है, जिनकी लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए है। और अब आती है वो खबर जो झेलम नदी से है। मोहड़ा परियोजना। मोहड़ा परियोजना 124 साल पुरानी विरासत, नई रणनीति। दोस्तों, अब उस परियोजना पर आते हैं जिसने ताज़ा हलचल मचाई है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के बोनियार क्षेत्र में स्थित है मोहड़ा जल विद्युत परियोजना। ये 124 साल पुरानी परियोजना है जो 1902 में बनी थी और 1905 में चालू हुई थी। इसे महाराजा रणबीर सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। ये दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है।
इसे कनाडाई मूल के इंजीनियर मेजर अलाइन डे लिटबिनियर ने बनाया था। परियोजना की सबसे अनूठी विशेषता थी 11 किलोमीटर लंबी लकड़ी की नहर जो पानी को बिजली घर तक ले जाती थी। इस परियोजना ने श्रीनगर को भारतीय उपमहाद्वीप का दूसरा विद्युतीकृत शहर बनाया था, लेकिन 1992 में भीषण बाढ़ ने इस परियोजना को गंभीर नुकसान पहुंचाया और तब से ये बंद पड़ी है 34 साल से। अब ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। 1 अप्रैल 2026 को जम्मू कश्मीर विधानसभा में बताया गया कि 9 फरवरी 2026 को JKSPDC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 97वीं बैठक में मोहड़ा विद्युत परियोजना के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए ट्रांजैक्शन सलाहकार नियुक्त करने का फैसला किया गया। IIT रुड़की की एक टीम ने हाल ही में साइट का दौरा किया और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा 10.5 मेगावाट क्षमता को बाद में और बढ़ाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में कहा, सिंधु जल संधि के स्थगन के साथ झेलम नदी पर बिजली परियोजनाओं के निर्माण की गति बढ़ाई जा रही है। ये बहुत अहम बयान है। झेलम पर बिजली परियोजनाएं बनाना सिंधु जल संधि के तहत प्रतिबंधित था। अब संधि स्थगित है और मोहड़ा फिर जी उठेगी। पाकिस्तान पर असर, कृषि, अर्थव्यवस्था और अस्तित्व। दोस्तों, इन सब कदमों का पाकिस्तान पर क्या असर होगा? सिंधु नदी प्रणाली पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 25% है। इसकी 75% नवीकरणीय जल आपूर्ति, 80 से 90% कृषि भूमि सिंचाई और 20 से 30% बिजली उत्पादन इन नदियों पर निर्भर है। एक पर्यावरण इतिहासकार ने कहा, भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद संधि स्थगित करने की घोषणा बहुत तेजी से की, क्योंकि उसे पता था कि पानी पाकिस्तान के लिए सबसे कमजोर नस है। पाकिस्तान के लिए पानी राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है। चिनाब नदी के प्रवाह में 90% की गिरावट के बाद पाकिस्तान के सिंधु नदी प्राधिकरण ने कहा, भारत द्वारा आपूर्ति कम करने से गर्मी की फसलों में भारी कमी आएगी। भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ चेतावनी डेटा देना भी बंद कर दिया, जो संधि के तहत साझा करना अनिवार्य था। पाकिस्तान की स्थिति ये है, कृषि संकट, बिजली संकट और बाढ़ चेतावनी के बिना जीवन। लेकिन इस पूरे खेल में ईरान जंग का क्या रोल है? दोस्तों, अब उस कनेक्शन को समझते हैं जो इस पूरी कहानी को और गहरा बनाता है। जब ईरान जंग शुरू हुई फरवरी 2026 में, पूरी दुनिया का ध्यान मध्य पूर्व पर था। हॉर्मुज की जल संधि बंद थी, तेल के दाम आसमान छू रहे थे। अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन सब उस कटरास में उलझे हुए थे। वैश्विक विकर्षणों और भू राजनीतिक बदलावों ने भारत के कदम को कम प्रतिक्रिया के साथ उठाने में मदद की। जब दुनिया मध्य पूर्व में व्यस्त थी, भारत ने पाकिस्तान पर अपना दबाव और बढ़ाया। ये कोई संयोग नहीं है। जब दुनिया एक तरफ देख रही हो, तब अपने पड़ोस में स्ट्रेटेजिक कदम उठाना, यही है भारत की कूटनीति। अमेरिकी थिंक टैंक यूरेशिया ग्रुप ने 2026 के अपने टॉप रिस्क आकलन में माना है कि भारत ने पानी को एक गैर पारंपरिक शक्ति साधन के रूप में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है। संधि दायित्वों को निलंबित करके और पाकिस्तान को जल विज्ञान संबंधी डेटा देना बंद करके। तो अब पूरी तस्वीर देखिए, ये सिर्फ नदियों की कहानी नहीं। दोस्तों, आज की पूरी कहानी को एक नज़र में देखते हैं। पहलगाम हमला हुआ, भारत ने 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि निलंबित कर दी। चिनाब पर 7 बड़ी परियोजनाएं तेज गति से शुरू हुईं। झेलम पर 124 साल पुरानी मोहड़ा परियोजना को जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू हुई। पाकिस्तान को बाढ़ डेटा देना बंद किया गया। और ये सब हुआ उस वक्त जब दुनिया मध्य पूर्व की जंग में उलझी हुई थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का लगभग 25% हिस्सा सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। इन नदियों की 80 से 90% कृषि भूमि सिंचाई पर खतरा मंडरा रहा है। भारत ने ये साबित कर दिया है कि पानी एक मिसाइल से ज़्यादा असरदार हथियार हो सकता है। न कोई धमाका, न कोई आवाज़, लेकिन असर ऐसा जो पूरी अर्थव्यवस्था को हिला दे। और मोहड़ा परियोजना जो 1902 में बनी थी, जिसने श्रीनगर को रोशन किया था, जो 34 साल से सोई पड़ी थी, वो अब फिर जागेगी। लेकिन इस बार सिर्फ बिजली के लिए नहीं, एक रणनीतिक संदेश के साथ। वो संदेश ये है कि भारत अपना एक एक बूंद पानी अब अपने काम लाएगा। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो सोचते हैं कि भारत सिर्फ बातें करता है, काम नहीं।